माइंस एक्ट का सेक्शन नंबर 22 आप लोगों के लिए एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह चैप्टर जो है एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन नंबर 22 से लेकर के 27 तक। यह माइंस एक्ट का थर्ड पार्ट होगा जिसमें आप लोगों का थर्ड क्लास में काफ़ी कुछ कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी हम इसमें एमसीक्यू बनाएंगे इसको ध्यान से लिख करके नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, माइनिंग मेट, फोरमैन, ब्लास्टर, ओवरमैन, सरदार, सर्वेयर, गैस टेस्टिंग, तो दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए नोट्स अवेलेबल है, एमसीक्यू पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे पास माइनिंग की न्यू क्लासेस कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो कांटेक्ट जरूर कीजिए। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। आइए जो है हम लोग माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका जो है सेक्शन नंबर 22 है ना। अपन लोगों का जो है माइंस एक्ट 1952 चल रहा था। 1952 एक्ट हम पढ़ रहे थे और एक्ट में जो है पढ़ते हुए हमने 21 तक क्लास को कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आप सभी लोगों को जो है 21 सेक्शन तक मैंने पढ़ा दिया है। आज जो है हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और सेक्शन नंबर 22 से जो है अपन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 22 बोलता है, क्या बोलता है ध्यान से सुनिए। बोलता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर व्हेन कॉजेस डेंजर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइड द अगेंस्ट द एग्जिस्ट और व्हेन एम्प्लॉयड इन पर्सन इन डेंजर। बोल रहा है कि इंस्पेक्टर के पास क्या पावर है, या इंस्पेक्टर के पास वह पावर है कि अगर कोई माइंस में व्यक्ति काम करता है और वह डेंजरस स्थिति में है, मतलब कि मान के चलिए कि आप किसी एक प्लेस पर काम कर रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि रूफ फॉल होने की संभावना हो, या फिर जो है प्री मैच्योर कोलैप्स होने की संभावना हो और व्यक्ति को डेंजर हो सकता है। ठीक है, बट उसको लेकर के कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में जो है इंस्पेक्टर के पास क्या पावर है, तो ध्यान से सुनिएगा भाई। ठीक है, ये पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति को डेंजर या खतरनाक स्थिति हो सकती है, जिसको एक तो पूरे तरीके से रूल्स या रेगुलेशन में डिसाइड नहीं है कि इसको लेकर के क्या किया जाए, तो इंस्पेक्टर के पास आखिर क्या पावर है। अंडरस्टूड। ध्यान से सुनिए कि इंस्पेक्टर के पास क्या पावर है। देखिए सेक्शन नंबर 22 ये बोलता है कि किसी इंस्पेक्टर को ये पावर दी गई है कि रूल्स रेगुलेशन अगर उस चीज के लिए नहीं बना है, ठीक है, मान के चलिए कोई ऐसी स्थिति होती है ना जिसका रूल्स रेगुलेशन में कोई प्रावधान है ही नहीं, तो उस कंडीशन में यदि किसी इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि ये खतरनाक स्थिति हो सकती है माइंस में काम करने वाले मजदूरों के लिए, तो उस कंडीशन में चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर माइंस के ऑनर, एजेंट और मैनेजर को एक रिटर्न में नोटिस देगा कि सर ये जो है माइंस में खतरनाक स्थिति है, आप इस स्थिति से दूर रहिए। अंडरस्टूड। ठीक है, और एक टाइम लिमिट देगा, जैसे कि 15 दिन का समय दिया कि आप 15 दिन में इस खतरे या इस डेंजर्स को ठीक करके और रिटर्न रिपोर्ट हमको दीजिए। कौन सी रिपोर्ट दीजिए? रिटर्न रिपोर्ट हमको दीजिए। और 15 दिनों के अंदर में ठीक नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर इंस्पेक्टर जो है एक्शन ले सकता है। ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 1 से हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? If respect to the any matters which the court not express provision in the act appear to the chief inspector, other inspector any time, mines are part of any matters, things practice connected to the mines or the control supervision management defective therein tend to bodily
इंजरी एनी पर्सन ही इज द मे गिव नोटिस, ठीक है, writing to the owner agent or manager shall be the state of notice particular respect of this considered a part of the matter। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि कोई चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर जांच करने के दौरान ये पाता है कि इससे जो है अपना डेंजर्स हो सकता है पर्सन को कंट्रोल सुपरविजन मैनेजमेंट, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर सीरियस बॉडली इंजरी हो सकती है या कोई फैटल एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस मैटर को ध्यान में रखते हुए ऑनर एजेंट और मैनेजर, ठीक है, उसके लिए एक नोटिस जो है ऑनर सॉरी चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर उस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनर एजेंट मैनेजर को एक नोटिस दे देगा डेंजर्स का ठीक है, where the owner agent manager admin fall to the compliant term of the given the section number 1 subsections 1 within the period of specific there in the chief inspector, है ना। यदि मतलब क्या बोल रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार या अदर इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार उस जो सिचुएशन है उसके ऊपर ऑनर एजेंट मैनेजर को एक्शन लेना होगा। अंडरस्टूड? क्या करना होगा जी? आपको जो है एक्शन लेना होगा कि ये चीज़ों को ठीक करने के लिए A1 बोलता है कि ऑनर एजेंट मैनेजर जो है कंप्लाई करेगा, उस चीज़ों को देखेगा और एक लिमिटेड पीरियड के अंदर में चीफ इंस्पेक्टर अदर इंस्पेक्टर को रिटर्न में रिपोर्ट देगा कि हमने जो है इस कंडीशन को ठीक कर लिया है। मतलब आपको एक नोटिस दिया, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर ने ऑनर एजेंट मैनेजर को एक नोटिस दिया, उस नोटिस को ध्यान में रखते हुए उस सिचुएशन या कंडीशन या फिर जो भी डेंजरस है उसको ठीक करवा करके एक रिटर्न नोटिस आपको जो है चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर को सो देना है। सो इस कंडीशन में एक चीज ध्यान में रखना है कि उसका टाइम लिमिट है। विदाउट द प्री जस्टिस प्रोविजन ऑफ कंटेंट द चीफ इंस्पेक्टर अदर इंस्पेक्टर मे बी केस द ऑर्डर टू द राइटिंग एड्रेस ऑनर एजेंट मैनेजर शेल बी प्रोवाइड एक्सट्रैक्शन रिडक्शन पिलर। जैसे कि कोई कंडीशन हो सकता है ऑनर एजेंट मैनेजर को देते समय, जैसे कि रिडक्शन ऑफ पिलर यानी कि पिलर को काटते समय कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, मिनरल्स दिक्कत हो जाए या फिर जो है प्री मैच्योर कॉलेप्स हो जाए, अदरवाइज क्रशिंग ऑफ पिलर्स एक्स्ट्रा हो जाए, तो उसको लेकर के ध्यान में रखते हुए नोटिस दे देगा। मतलब कोई भी कंडीशन हो सकता है जो रूल्स रेगुलेशन एक्ट में लिखा नहीं है, तो उसको लेकर के चीफ इंस्पेक्टर अदर इंस्पेक्टर जो है उसको लेकर के आपको एक नोटिस दे सकता है। किसको दे सकता है? ये नोटिस जो है ऑनर एजेंट मैनेजर को देगा। अंडरस्टूड? ऑनर एजेंट मैनेजर जो है उस नोटिस को ध्यान में रखते हुए ठीक करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। क्या करेगा ये लिखा है कि वेर इज द नोटिस गिव द सेक्शन नंबर सबसेक्शन फंड मेट द सबसेक्शन टू द ऑनर एजेंट मैनेजर विद इन द 10 days अपेयर टू रिसिप्ट। मतलब कि 10 दिनों के अंदर में, मतलब कि जैसे उसको नोटिस मिला कि ये दिक्कत है, तो नोटिस मिलने के जो है अपना दस 10 दिनों के अंदर में उसको ठीक करवाएगा, ठीक है। द चीफ इंस्पेक्टर अदर इंस्पेक्टर टू द सब सेक्शन 1 को ध्यान में रखते हुए जो है अपना उसकी पूरी जानकारी जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर अदर इंस्पेक्टर को देगा। ऑनर एजेंट मैनेजर जो है आगे देखते हैं। ऑनर एजेंट मैनेजर subsections 1 to the given of the within 20 days to the receipt of the notice containing requisition form of the after the date of decision to appeal, ठीक है, objection to the writing of starting central government may be ordinary within the period of 2 months date of the receipt committee, ठीक है, refer to the same to the committee, ठीक है, और कमेटी की फिर रिपोर्ट आएगी फिर देना पड़ेगा। देखिए अब ये तो सेक्शन आपने पढ़ लिया, अब आपको समझ में आया हो या नहीं आया हो, ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दिस इज सेक्शन अवर इम्पोर्टेंट योर क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चीफ इंस्पेक्टर एंड अदर इंस्पेक्टर जो है सेक्शन नंबर 22 के अनुसार माइंस में जा करके जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है। और जांच करने के दौरान ये पाता है कि कोई ऐसी डेंजर स्थिति है जिसका रूल्स रेगुलेशन एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, तो उसको लेकर के उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए
एक नोटिस दे देता है। किसको नोटिस दे देता है? ये जो नोटिस देता है, ये अकॉर्डिंग टू सीएमआर हम बात करें तो फॉर्म नंबर 6 में ये नोटिस देता है। किसको? ऑनर एजेंट मैनेजर को। कब देगा? ये तुरंत में, जैसे ही वो खतरनाक देखा उसको दे देगा। ऑनर एजेंट मैनेजर उस चीजों को ध्यान में रखते हुए 10 दिनों के अंदर में, ठीक है, उस चीजों को ठीक करा करके एक रिटर्न नोटिस देगा। ये ऑनर एजेंट मैनेजर का नियम है कि 10 दिनों के अंदर में जो है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। तो आपको जो है 10 दिनों के अंदर में वो क्या करेगा? ऑनर एजेंट मैनेजर उसको ठीक करवाएगा और रिटर्न नोटिस दे देगा। यदि मान के चलिए कि जैसे वहां पर जो पर्सन काम में लगा रहा था, उसको किसी और जगह आप लगा सकते हैं या नहीं लगाए, उससे कोई मतलब नहीं है। चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर को आपको याद रखना है कि अगर उस डेंजर स्थिति से निकाल करके उस व्यक्ति को अल्टरनेट काम दीजिए या मत दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सैलरी उसकी फुल मिलना चाहिए। ठीक है? जहां पर वो काम में लगाया जा रहा था वो डेंजर स्थिति किसी चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर ने बता दिया। अब 10 दिन तो ये समझ में आ गया नोटिस मिलने के बाद। अब क्या करना है? यदि चीफ इंस्पेक्टर ऑनर एजेंट मैनेजर को ये लगता है, क्या लगता है? ऑनर एजेंट और मैनेजर को ये लगता है कि यार ये तो खराब नोटिस दिया है, ऐसा तो कोई स्थिति है नहीं मेरी माइंड्स में। तो क्या करेगा कि 20 दिनों के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अपील करेगा। ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है, सेंटर में कौन गवर्नमेंट है अभी? भारतीय जनता पार्टी। जैसे मान के चलिए कोई भी गवर्नमेंट हो, उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस देगा कि सर देखिए, ये चीफ इंस्पेक्टर अदर इंस्पेक्टर जो है, ये हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, जबकि हमारे यहाँ कोई कंडीशन खराब नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ करती है नहीं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट है, ना कि कोई एम्प्लॉय है, ना कोई पर्सन है। उसमें तो सांसद है जो पढ़े लिखे और अनपढ़ है ना? तो वो तो कोई खेल करेंगे नहीं। अब वो क्या करते हैं कि उनके पास जैसे ही नोटिस मिला, तो वो नोटिस जो है वो कमेटी को रेफर कर देते हैं। अब ये कौन सी कमेटी है? ये वही कमेटी है जो सेक्शन नंबर 12 के अनुसार बनी थी। ये कमेटी को रेफर कर देते हैं और कमेटी की रिपोर्ट आने के 2 महीने के अंदर में जो है, और फिर उसको जो है वो बोल देते हैं कि आप आगे काम करिए या फिर सुधार के काम करिए 2 महीने के अंदर में। उसके बाद ही जो है आपको कंटिन्यू वर्क करना है। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर के द्वारा बताए गए प्लेस पर आपको वर्क नहीं करना। दिस इज अवर फाइनल कंप्लीट योर सेक्शन नंबर 22। ठीक है? सेक्शन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। सेक्शन नंबर 22 ए पर आते हैं। इसी प्रकार का सेक्शन है। ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। सेक्शन नंबर 22 ए बोलता है पावर ऑफ प्रोहिबिटेड एम्प्लॉय इन सर्टन केसेस। ठीक है? पावर टू प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या हो रहा है कि सेक्शन नंबर 22 के अधीन जो पावर आपको दी गई थी किसी चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर को, वो अपने पावर को ध्यान में रखते हुए जो पर्सन उस खराब कंडीशन या डेंजर स्थिति में काम कर रहे थे, उनको प्रोहिबिट कर सकता है। मतलब कि उनको बोल सकता है कि आप काम से हट जाइए। ठीक है? और उनको पूरी सैलरी मिलेगी। पता है आपको? यही चीज है, बोलता है। आइए देख लेते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि वेयर इज द रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर कंटेनिंग टू द सेफ्टी विच द प्रोविजन ऑफ मेड दिस अंडर दिस एक्ट, honor agent manager fail to comply such as the provision, chief inspector given to the notice requisition comply to the time to the notice of the extent prior to the form of the specified therein. Second point बोलता है where is the honor agent manager to comply to the term of notice given under section number subsections 1 of the within period specified notice case may be the extent prior to the sum. Chief inspector other inspector prohibit the employment any person any part of the mines. Third point बोलता है every notice every person who some employed prohibit to the subsections 1 to the entail payment of full wages to the uh,
would of the prohibited employment, honor agent manager shall be liable payment to the full wages or person. ठीक है, 4 पॉइंट बोलता है प्रोविजन ऑफ द पर्सन सबसेक्शन 567 compliance to section number 22 relation to the any issue matter to the subsection number applied to relation notice subsections 1 of the subsection of द ठीक है। तो बस यही बोलता है, सिंपल सा आपको ये बोलता है कि सेक्शन नंबर 22 के अधीन दिए गए आदेश पर चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर के आदेश पर लगाई गई रोक के ऊपर यदि कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, तो उसको जो है हटाया जा सकता है और ऑनर एजेंट मैनेजर उस व्यक्ति को फुल सैलरी देने का काम करेगा, ठीक है, किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है, प्रोहिबिट कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए सेक्शन नंबर 22 ए आया हुआ है। जब तक की कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर के द्वारा लगाई गई रोक पर आपको एक्शन नहीं लेना है और ना ही काम करना है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सेक्शन नंबर 22 और 22 ए के अधीन चीफ इंस्पेक्टर या किसी अदर इंस्पेक्टर को कितना पावर है। बहुत पावर है भैया, वो काम रुकवा सकता है। आया समझ में? ठीक है, ऐसा नॉर्मल मत समझिए। चीफ इंस्पेक्टर का मतलब डीजीएमएस होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, और रीजनल इंस्पेक्टर का मतलब होता है डीएमएस, डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 22 और 22 ए को ध्यान में रखते हुए कुछ हम एमसीक्यू बना रहे हैं। इस एमसीक्यू को ध्यान से देखिए और लिख के रख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पावर ऑफ इंस्पेक्टर व्हेन द कॉजेस डेंजर्स नॉट एक्सप्रेसली provided against the exit of employment any person in danger, which section? तो आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22। दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा कि चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर के द्वारा लगाई गई रोक पर कितने दिनों के अंदर में ऑनर एजेंट मैनेजर काम करवा करके इसकी रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर को देगा। तो आंसर हो जाएगा 10 दिन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि चीफ इंस्पेक्टर एंड अदर इंस्पेक्टर के द्वारा लगाई गई रोक पर, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर के द्वारा लगाई गई रोक पर यदि ऑनर एजेंट मैनेजर एक्शन नहीं लेता है तो ऑनर एजेंट मैनेजर इसके अगेंस्ट में कितने दिनों के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा कितना, 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन नंबर 22 के अधीन आई रिपोर्ट पर किसको रेफर करेगी। तो आंसर हो जाएगा कमेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5वें नंबर का, कमेटी कितने दिनों के अंदर में जांच करके सेक्शन नंबर 22 के अधीन रिपोर्ट देगी। तो आंसर हो जाएगा 2 मंथ। ठीक है, 2 मंथ। अब आते हैं सेक्शन नंबर 22 ए पर। क्वेश्चन हम लोगों का बन जाएगा पावर ऑफ प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केसेस विच सेक्शन। तो आंसर हो जाएगा 22 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पावर ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केसेस विच सेक्शन के सेक्शन के अधीन कब तक काम नहीं किया जा सकता चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर के द्वारा लगाई गई रिपोर्ट पर। तो आंसर हो जाएगा जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक। ओके, तो सेक्शन नंबर 22 एंड 22 ए इज द फाइनली कंप्लीट। सेक्शन नंबर 23 पर हम लोग आ जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। चले तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 23 पर। नोटिस टू बी गिवन एक्सीडेंट, माइंस में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे नोटिस देना है, आइए देखते हैं। बोलता है कि whenever there occurs in about माइंस में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कि एक्सीडेंट का यहाँ पर सिर्फ नाम है पॉइंट नंबर 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें लॉस ऑफ लाइफ यानी कि किसी व्यक्ति की जान चली जाए, या सीरियस बॉडली इंजरी यानी कि किसी व्यक्ति को जो है अपना कोई इंजरी हो जाए, जैसे परमानेंट बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाए,
या फिर जो है गैस हीटिंग इन्फ्लामेबल नॉक्सियस गैस का निकल जाना, या ब्रेक फेल हो जाना है, रोप चेन, ठीक है, मटेरियल किसी भी प्रकार से उससे दिक्कत हो जाना, ये प्री मैच्योर कॉलेप्स हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, है ना, ऑनर एजेंट मैनेजर के अंदर में रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है। तो एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का हो तो आपको क्या करना है, कैसा नोटिस देना है, आइए वो देखते हैं। ये समझ में आ गया, एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का हो रहा है तो आपको जो है नोटिस देना है, ठीक है। क्या करना है कि whenever occur to the about accident injury to the any person honor agent manager shall be registered to occurrence prescribe the copies to the chief inspector क्वार्टर, है ना। मतलब कि किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो तो ऑनर एजेंट मैनेजर इंजरी यानी कि एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट है वो क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में एक बार क्या करेगा, 3 महीने में एक बार जो है चीफ इंस्पेक्टर को देगा, यानी कि डीजीएमएस को 3 महीने में एक बार एक्सीडेंट की जानकारी देना है। इसके अलावा ठीक बोलता है कि नोटिस टू बी सबसेक्शन 1 एक्सीडेंट लॉस ऑफ लाइफ हो जाए या सीरियस बॉडीली इंजरी हो जाए तो इसकी नोटिस देने के बाद आपको जो है इसकी जांच करवाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट to the specify there in the serious bodily injury infers to the accident uh, pre period exceeding 24 hours entering to register, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 1A के अधीन अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर में इसकी रिपोर्ट जो है रजिस्टर में दर्ज करना है कि हाँ किस कारण से कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है अ कॉपी टू द एंटरिंग, क्या लिखा है, अ कॉपी टू एंटरिंग रेफर टू द सेंट ऑफ द ऑनर एजेंट मैनेजर बिफोर द 20 जनवरी, हर साल 20 फरवरी 20 जनवरी या उससे पहले इसकी जो रिपोर्ट है वो चीफ इंस्पेक्टर को देनी, ओके। उसके बाद 5th नंबर का पॉइंट है whenever there occur to the accident loss of life accident person to the disturbance allotted before the arrival duty absent to the notice of the accident, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का नोट एक्सीडेंट हो जाए तो आपको जो है वो जैसे एक्सीडेंट हो गया फिर चला गया तो फिर रिटर्न नोटिस भी देना है अगर काम पे वापस लौट गया तो। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा एमसीक्यू बनाते हुए चलिए। सेक्शन नंबर 23 से पहला क्वेश्चन हो जाएगा, माइंस में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाने पर इसका रिकॉर्ड कितने समय में रजिस्टर में नोट किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाने पर इसकी रिपोर्ट कितने समय के अंदर में चीफ इंस्पेक्टर को दी जाएगी, तो आंसर लिखना क्वार्टरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनर एजेंट मैनेजर माइंस में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाने पर इसकी जानकारी या इसकी रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर में जो है वो चीफ इंस्पेक्टर अदर इंस्पेक्टर को देगा हर साल, तो आंसर लिखना 20 जनवरी या उससे पहले, ठीक है। बस 3 क्वेश्चन यहाँ से बनाइए, हो गया, एक्स्ट्रा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 24, पावर ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंट टू द इंक्वायरी केसेस टू एक्सीडेंट, यानी कि पावर ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंट टू द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास क्या पावर है एक्सीडेंट को जांच करने की। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, यदि माइंस में किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करती है, ठीक है। और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो माइंस में जा करके जांच करती है कि एक्सीडेंट किस कारण से हुआ था, ठीक है। तो ये जो है जांच करने का काम ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का होता है, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन बनाई जाती है, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपनी जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देती है, ओके। पहला पॉइंट लिखा है कि when the accident nature to refer to the clause subsections 1 of the section number 23 about the central government may be opinion to the formal inquiry to the
circumstance attending to accident called to appoint the competent person, such the inquiry may be also appoint to the more person legal and specific special knowledge to act the as assessor and the holding of injury। क्या बोल रहा है कि सेक्शन नंबर 23 जो मैंने बताया ना, सेक्शन नंबर 23 के सब सेक्शन 1 के अधीन किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि प्री मैच्योर कॉलेप्स से हो गया, रूफ फॉल होने से हो गया, या फिर जो है गैस से हो गया, या फायर से हो गया, रोप से हो गया, किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उस एक्सीडेंट की जांच के लिए एक फॉर्मल जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर सकती है। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को जो पावर है, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 1908 के अनुसार जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को पावर दी गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है माइंस में जा करके वो जांच करती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। ठीक, चलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो समझ में आ गया। देखते जाइए, क्वेश्चन हमारा पहला बनेगा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑफ द एक्सीडेंट विच सेक्शन, तो आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 24। नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस सेक्शन के अधीन अपनी पावर्स का यूज करती है, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक्सीडेंट की जांच करने के बाद यह रिपोर्ट किसको पेश करती है, किसके पास, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 25। 25 बोलता है नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीज। डिसीज का हिंदी में मीनिंग होता है बीमारी, और नोटिस का मतलब होता है नोटिस। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए क्या नोटिस है वो ध्यान से देखिए। वेयर इज द पर्सन एम्प्लॉयड इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ डिसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन नंबर 25 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सेक्शंस के अधीन जो है 8 प्रकार की बीमारियों को नोटिस किया गया है। अगर 8 प्रकार की बीमारियों में से कोई भी एक बीमारी माइंस में काम करने वाले वर्कर को हो जाती है, कोई भी 8 में से एक बीमारी हो जाती है, तो उसको लेकर के जो है एक जो है नोटिस देना होगा। किसको देना होगा? ये नोटिस जो है ऑनर एजेंट मैनेजर माइंस में, चीफ इंस्पेक्टर, अदर इंस्पेक्टर, ठीक है, इसके चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द माइंस, इसके अलावा जो है अपना कंपनसेशन, व्यक्ति को जो कंपनसेशन देखता हो, ठीक है, या फिर जो है अपना इसके अलावा जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, उन सभी लोगों को एक नोटिस देना है कि सर माइंस में इस व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है। ठीक है, तो यही है, बस आपको समझ में आ गया। ठीक है, मेडिकल प्रिडिक्शनर के द्वारा जांच किया जाएगा और बीमारी अगर पकड़ा जाती है तो फिर देना है आपको। इसमें जो है इस जो रिपोर्ट देंगे आप नोटिस ऑफ डिसीज में, इसमें नेम ऑफ द माइंस, माइंस का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, पेशेंट का नाम होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट को कुछ प्रकार की डिसीज हुई है, पेशेंट का एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है पेशेंट। ठीक है, इसके लिए फॉर्म होगा, फॉर्म नंबर होता है डिसीज के लिए 5, है ना, तो उसको जो है नोटिस आपको देना है। ओके, तो याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, अब से इसमें जो है बीमारी के नाम याद रखना है, तो सिलिकोसिस एक, दूसरा एस्बेस्टोसिस, तीसरा है न्यूकोनमोसिस, ठीक है, चौथा है इसमें मैग्नीज पॉइजन, पांचवा है इसमें इंड्यूस हियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, छठवा है इसमें कैंसर ऑफ लंग्स एंड स्टोमच, सातवां है इसमें कॉन्टेक्ट डर्मेटिटिस, आठवां जो है इसमें ये है आपका पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ये जो है 8 प्रकार की बीमारियां हैं जो मैंने अभी नाम लिया, ये सेक्शन नंबर 25 के अनुसार जो है दर्शाई गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 26, पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कॉज द डिसीज। ठीक है,
तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि किसी व्यक्ति को अगर बीमारी हो जाती है और ये पता चलता है, ठीक है, कि इनमें से एक बीमारी हो गई, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है। ओके, ये लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी द कंसीडर टू एक्सपेंड टू द सो अपॉइंट अ competent person inquiry to the report when the disease notified under the subsection section number 25 when the suspected to the construction to the may be appointed to the more person processing legal special knowledge to the act of assessor of inquiry। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 27 बोलता है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के द्वारा जो रिपोर्ट होती है उसको थोड़ा बहुत पब्लिक किया जाता है, ताकि लोग जागरूक हो जाएं और उस चीज़ों से दूर रहें जो बीमारी से खतरा है। तो उसके लिए पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट करना होता है। सेक्शन नंबर 27 इज अ कंप्लीट। ठीक है, अब हमने जो है 24 तक क्वेश्चन बना लिया था। अब 25 से हम आपके लिए कुछ एमसीक्यू बना दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि माइंस में काम करने वाले को कितने प्रकार की बीमारी हो सकती है। कितने प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो आंसर लिखना इसमें आप लोग 8 प्रकार के। ठीक है, जो मैंने आपको नाम बताया वो आप फिर से लिखिए। पहला है सिलिकोसिस, दूसरा है एस्बेस्टोसिस, तीसरा है न्यूकोनमोसिस, चौथा है इसमें मैग्नीज पॉइजन। ठीक है, पांचवा है इसमें पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, छठवा है इसमें कैंसर ऑफ लंग्स एंड स्टोमच, सातवां है इसमें कैंसर ऑफ स्टोमच। ठीक है, कैंसर ऑफ लंग्स एंड स्टोमच। आठवां है इसमें कॉन्टेक्ट डर्मेटिटिस। ठीक है, ये 8 प्रकार की बीमारियां हैं। इसके बाद जो है अपना इसमें ध्यान से देखिए, 1 मिनट थोड़ा मिटा रहे हैं। इसमें जो है दूसरा नंबर नोटिस ऑफ डिसीज या माइंस में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो उसके लिए नोटिस किस फॉर्म में दिया जाएगा। तो आंसर लिखना फॉर्म नंबर 5 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीज विच सेक्शन। तो आंसर है सेक्शन नंबर 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पावर ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिसीज, या हिंदी में लिखेंगे कि माइंस में काम करने वाले किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो इसको जांच करने का पावर किसके पास है। तो आंसर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा आंसर जी, वो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट, या नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे अपन कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार दी गई रिपोर्ट को पब्लिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार कमिटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट को पब्लिकेशन किस सेक्शन के अधीन किया जाएगा। तो 27। ओके, तो ये हो जाएगा 27 इज द सेक्शन नंबर कंप्लीट। अब आते हैं आगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, और सेक्शन नंबर 27 तक आपका क्लास कंप्लीट हुआ। 22 से हमने स्टार्ट किया था। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे, अभी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, जस्ट इसके 10 मिनट बाद। तो ये क्लास का अलग वीडियो रहेगा, उस क्लास का अलग। तो यहाँ 27 तक कवर कर लीजिए, आगे से उस क्लास का दूसरा वीडियो मिलेगा।